सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो सुबह सुबह उठकर रामेश्वरम की सड़कों पर अखबार बेचता है ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च निकल सके। वही बच्चा आगे चलकर भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलें बनाता है और एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बनता है। यह कहानी किसी काल्पनिक फिल्म का प्लॉट नहीं, बल्कि हमारे अपने मिसाइल मैन डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की के जीवन की सच्ची दास्तान है। कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में। एक बेहद साधारण और गरीब परिवार में कलाम साहब का जन्म हुआ। उनके पिता नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थी। परिवार बड़ा था और आमदनी बहुत कम। हालांकि घर में गरीबी थी, लेकिन कलाम साहब के सपने में कोई कमी नहीं थी। पढ़ाई का जुनून ऐसा था कि सुबह 4 बजे उठकर गणित की ट्यूशन पढ़ते, फिर रामेश्वरम स्टेशन जाकर ट्रेन में फेंके जाने वाले अखबारों के बंडल इकट्ठा करते और सड़कों पर घूम घूम कर अखबार बेचते। इसके बाद ही वे स्कूल जाते। कलाम साहब को बचपन से ही आसमान में उड़ते हुए पक्षी बहुत आकर्षित करते थे। वे हमेशा सोचते थे कि इंसान कैसे उड़ सकता है। इसी सपने ने उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ मोड़ दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब का सिर्फ एक ही सपना था, भारतीय वायुसेना का फाइटर पायलट बनना। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, इंटरव्यू दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनका दिल टूट गया। कुल 8 सीटें थी और कलाम साहब 9वें नंबर पर आए थे। वे पायलट बनने से चूक गए हैं। वे उदास होकर ऋषिकेश चले गए। वहां स्वामी शिवानंद ने उनसे कहा, कलाम, इस नाकामी से निराश मत हो। शायद तुम्हारी किस्मत में पायलट बनना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उड़ने वाले रॉकेट बनाना है। और यही बात कलाम साहब के दिल में घर कर गई। इसके बाद कलाम साहब DRDO से जुड़े और फिर इसरो पहुंचे। यहाँ उन्हें भारत के पहले स्वदेशी रॉकेट SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। साल 1979 में जब पहला रॉकेट लॉन्च किया गया तो तकनीकी खराबी के कारण वह अंतरिक्ष में जाने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। पूरी दुनिया में आलोचना हुई, लेकिन कलाम साहब घबराए नहीं। उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत की और ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को भारत का रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलता के साथ स्थापित कर दिया। इसके बाद कलाम साहब ने भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी शक्तिशाली मिसाइलें दी। अब दुनिया भारत को हल्के में नहीं ले सकती थी। भारत मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर हो चुका था और पूरे देश ने कलाम साहब को नाम दिया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साल 1990, राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां, यहाँ तक कि अमेरिका की CIA के सैटेलाइट भी भारत पर नजर रखे हुए थे, लेकिन कलाम साहब और उनकी टीम ने सेना की वर्दी पहनकर छिप कर ऐसा कमाल किया कि दुनिया देखती रह गई। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में एक के बाद एक सब परमाणु परीक्षण किए और खुद को एक शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। साल 2002 में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर कलाम को सर्वसम्मति से भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सादगी में रत्ती भर बदलाव नहीं आया। वे राष्ट्रपति भवन में भी अपनी 2 सूटकेस और किताबों के साथ आए थे और 5 साल बाद जब निकले तो वही 2 सूटकेस लेकर बाहर आ गए। उन्होंने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों और ट्रस्ट को दान कर दिया। इसलिए लोग उन्हें केवल राष्ट्रपति नहीं, बल्कि जनता का राष्ट्रपति कहते थे। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वे रुके नहीं। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन युवाओं और बच्चों को प्रेरित करने में लगा दिया। वे कहते थे, अगर मुझे याद रखना तो एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में याद रखना। और कुदरत की पटकथा तो देखिए, 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को भाषण देते देते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अपनी आखिरी सांस तक वही कर रहे थे जिससे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, युवाओं को पढ़ाना और सपने देखना सिखाना।
कलाम साहब ने हमें सिखाया कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। एक छोटे से गांव के गरीब लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक की यह कहानी साबित करती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हो तो आपकी पृष्ठभूमि चाहे कोई भी हो, आप इतिहास रच सकते हैं।